जो हम क्लास 10th राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और अब हम इस वीडियो में दो देशों के उदाहरणों के साथ सत्ता की साझेदारी की अवधारणा को और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे बेल्जियम देश का एग्जाम्पल कि बेल्जियम में किस प्रकार से उनका जो समाज था वो सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ था और वहाँ की सरकार ने किस प्रकार से समझदारी दिखाई और जो उनका सामाजिक टकराव था वो समाप्त हो गया। और दूसरा हम देखेंगे श्रीलंका का एग्जाम्पल। तो वहाँ हम ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो सामाजिक विविधता थी वो उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाई। जो बहुसंख्यक समुदाय था उसने अल्पसंख्यक समुदाय पर अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास किया, तो उसके क्या दुष्परिणाम रहे। तो हम दोनों देशों का एग्जाम्पल लेकर के इस चैप्टर को और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप में ये देश स्थित है और इसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है। छोटा सा देश है और जनसंख्या भी हरियाणा से आधी, हरियाणा की लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या है। तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से ऊपर होगी, लगभग 1.25 करोड़। लेकिन इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। जो थोड़ी सी जनसंख्या है उसमें अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की बनावट है बेल्जियम के समाज की। यहाँ रहने वाले 59% लोग 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। और राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है। यानी जो राजधानी है वहाँ पर सिनेरियो अलग है। पूरे देश में ओवरऑल अगर देखा जाए तो डच भाषा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, 59% है। जबकि राजधानी में देखा जाए तो 80% लोग कौन है, फ्रेंच भाषी हैं और केवल 20% लोग डच भाषी हैं। और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी की तुलना में फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से क्या है, ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। यानी कि जो राजधानी में रह रहे हैं 80% लोग, पूरे देश में ये अल्पसंख्यक है लेकिन राजधानी में बहुसंख्यक है और ये लोग क्या है, ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के विविधतापूर्ण माहौल में बेल्जियम में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया गया। तो बेल्जियम में ने क्या समझदारी दिखाई। ऐसी भाषाई विविधताओं को कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। हमने देखा कि पूरे देश में किसका बहुमत है, डच भाषा बोलने वालों का, और राजधानी में है फ्रेंच भाषा बोलने वालों का। तो ऐसी भाषाई विविधताओं से कई बार राजनीतिक और सामाजिक झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। तो काफ़ी बाद में जाकर के जो डच लोग हैं उन्होंने इसके प्रति नाराजगी दर्शाई, क्योंकि वहाँ कौन थे जो समृद्ध और संपन्न थे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे, वो समृद्ध और संपन्न थे। तो 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। तो इन दोनों भाषाओं के समुदायों के बीच कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। और लेकिन बेल्जियम के लोगों ने एक नई प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया और इसकी वजह से उन्होंने अपने सारे मतभेदों को दूर कर लिया। सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों के कारण जो भी मतभेद हो रहे थे उन्होंने उनको दूर कर लिया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, केवल इसलिए ताकि किसी भी समुदाय को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या समझदारी दिखाई, उन्होंने क्या उपाय किए टकराव को रोकने के लिए। तो बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी गई और
यहाँ कोई भी उन्होंने ये नहीं रखा कि ये अल्पसंख्यक है, इनके कम मंत्री होंगे, बहुसंख्यक है इनके ज़्यादा होंगे। तो जो केंद्र सरकार बनी, इसमें दोनों भाषाई समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। जो केंद्र सरकार की काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, वो बेल्जियम के जो 2 इलाके थे, उन दोनों इलाकों से जो क्षेत्रीय सरकार बन रही थी, जो रीजनल गवर्नमेंट थी, इन दोनों क्षेत्रों की अलग अलग सरकारें थी, उनको ट्रांसफ़र की गई केंद्र सरकार की शक्तियाँ, इसे भी दी गई और इसे भी दी गई। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, यानी कि राजधानी में अलग सरकार है। इस केंद्र सरकार के अलावा ब्रुसेल्स राजधानी की अलग सरकार है, क्योंकि वहाँ क्या था, जो समुदाय था, हम कह सकते हैं जो भाषाई समुदाय था जिसकी वहाँ बहुसंख्या थी, वो कौन था, फ्रेंच था। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण, तो बेल्जियम ने क्या किया, ये सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। इन्होंने सामुदायिक सरकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो सामुदायिक सरकार क्या होती है, इसका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है और इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ होती है। यानी कि सामुदायिक सरकार जो 2 समुदाय हैं, उन दोनों समुदायों को मिल करके बनेगी और इसके पास फिर ये सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ होंगी और ये उन समुदाय से संबंधित जो भी विषय है उन पर ये विचार करती है सरकार। अब हम देखेंगे श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट, कि श्रीलंका में समस्या का कारण क्या रहा। तो श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है, यानी कि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और ये भारत के दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है लगभग। और बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। यहाँ बहुसंख्यक कौन है, सिंहली भाषी लोग हैं। 74% भाग इस देश का क्या है, सिंहली भाषी है, जबकि 18% लोग क्या है, तमिल बोलते हैं और बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों का है, जैसे ईसाई, मुसलमान इत्यादि हैं। तो जो 8% बच गए वो क्या है, ये बाकी के समुदाय हैं। तो श्रीलंका में किस प्रकार से तो इस मुख्य विभाजन के बाद जहाँ 74% सिंहली और 18% तमिल है, आगे तमिलों के भी 2 समूह बने हुए हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% है और दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल, जो कि जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था उस समय भारत से वहाँ के श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए ले जाए गए थे। तो ये लोग वहाँ अब तमिल भाषा बोलते हैं और वहीं बस गए हैं। और जो 74% सिंहली है, इनमें से अधिकतर लोग क्या है, बौद्ध है, और जबकि तमिल भाषी लोग जो 18% है, इनमें से कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। तो इस तरीके से एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना श्रीलंका में बनी हुई है और श्रीलंका की आबादी में 7% लोग कौन है, ईसाई है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखे 4 धर्मों के लोग हैं यहाँ। तो इन 2 मुख्य समूहों के अतिरिक्त, यानी कि जो सिंहली और तमिल है, इसके अलावा भी यहाँ हमें बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना देखने को मिलती है। वो कैसे, क्योंकि जो तमिल है यहाँ 18% है, उनमें भी आगे 2 समूह बने हुए हैं। पहला है श्रीलंकन तमिल, दूसरा हिंदुस्तानी तमिल। श्रीलंकन तमिल कौन है, वे लोग जिनके पूर्वज शुरू से ही श्रीलंका में रहते आए हैं। और हिंदुस्तानी तमिल, यानी कि जो हिंदुस्तानी है और तमिल भाषा बोलते हैं, वो लोग कौन है, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था उस समय श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए वहाँ इन्हें ले जाकर बसाया गया था। और जो अधिकतर सिंहली भाषी लोग हैं, ये जो 74% हमने देखा कि ये सिंहली है, ये लोग किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को
मानते हैं। तो यहाँ किनका बहुसंख्यकवाद हुआ? सिंहलियों का और बौद्ध धर्म वाले लोगों का। और जबकि जो अल्पसंख्यक है तमिल, इनमें कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। तो इन तीन धर्मों के अलावा बौद्ध, हिंदू, मुसलमान के अतिरिक्त यहाँ ईसाई भी है। और ईसाइयों का यहाँ की जनसंख्या में हिस्सा कितने प्रतिशत है? 7% है। और ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, तमिल और सिंहली। तो हम देख सकते हैं कि कितनी इनकी जटिल सामाजिक संरचना है। मुख्य रूप से 2 समूह है, सिंहली और तमिल भाषाई समूह है। और इसमें भी फिर तमिल आगे 2 उप समूहों में बंटे हुए हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। और जो सिंहली है, सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और तमिल हिंदू और मुस्लिम है। और जो ईसाई लोग हैं वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये काफ़ी जटिल सामाजिक संरचना है। एक बार फिर से हम इसे देखते हैं। सिंहली लोग क्या है? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल क्या है? हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है। और जो ईसाई है वो क्या है? वो भी वो सिंहली और ये तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से काफ़ी जटिल इनकी संरचना है। ऐसी स्थिति में सरकार कैसे बनाई जाए? तो यहाँ सरकार कैसे बनी और उसके क्या दुष्परिणाम रहे उसे हम देखेंगे। तो यहाँ किसकी सरकार बनी? सिंहली भाषी लोगों की और बौद्ध धर्म के लोगों की। क्योंकि यहाँ क्या था? इनकी संख्या ज़्यादा थी, 74% थे। तो जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करवाए गए तो इन्हीं के जो उम्मीदवार चुनावों में खड़े थे वो विजयी हुए और इनकी सरकार बनी। और बाकी के जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोग थे या तमिल भाषी लोग थे, उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। तो ये जो बहुसंख्यक लोग थे, सिंहली समुदाय के लोग थे, ये चुनावों में जीत गए लोकतांत्रिक ढंग से। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनावों में जीतने के बाद इन्होंने अपनी प्रभुता कायम करने का प्रयास किया और अपने बहुसंख्यकवाद को दर्शाने का भी प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया इस प्रयास के तहत? सिंहली को क्या किया? राजभाषा घोषित कर दिया गया। और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी इन्होंने चलाई। तो पढ़ाई में भी इन्होंने ये भेदभाव की नीति अपनाई कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ एडमिशन में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? सिंहली भाषा के लोगों को। और सरकारी नौकरियों में भी इन्हें ही प्राथमिकता देने की इन्होंने नीतियाँ बनाई। तो इन सरकारी फैसलों से, जब सरकार इस प्रकार के फैसले करेगी भेदभावपूर्ण, तो दूसरे समुदाय में नाराजगी और असंतोष का उजागर होना स्वाभाविक ही था। तो जो तमिल भाषी लोग थे वो सरकार के इस तरीके के फैसले थे उनसे वो क्या हुए? नाराज हो गए। और उनमें फिर बेगानेपन की भावना बढ़ी। यानी उन्हें ये नहीं लगा कि ये सरकार उनकी अपनी है, उन्हें लगा कि ये किसी दूसरे समुदाय की ही सरकार है और उनके समुदाय के लिए ये कुछ नहीं करने वाली है। तो श्रीलंकाई तमिलों ने फिर अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तो उन्होंने अपने जो भाषा के लोग थे, अपने धर्म के लोग थे, उनको लेकर के अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। उन्हें कहा कि वो उनका हक दिलवाएंगे उन्हें। इस प्रकार से तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर के इन्होंने संघर्ष किया इन राजनीतिक दलों ने। और 1980 के दशक तक क्या हुआ? उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इलम बनाने की सरकार को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। और ये फिर बाद में क्या बन गया था? एक तरीके से सरकार का विद्रोही संगठन बन गया था। इसको लिट्टे भी कहा जाता था। और शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। यानी कि ये जो इन्होंने अपना समुदाय बनाया, इसमें और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के बीच में गृह युद्ध हुआ। तो ये हमने देखा कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी पूर्ण ढंग से सरकार बनाई, सामुदायिक सरकार बनाई। और श्रीलंका ने यह समझदारी नहीं दिखाई, तो वहाँ गृह युद्ध उनकी सरकार को देखना पड़ा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।